गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 मतलब साइंस 2 का तीसरा चैप्टर सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम 4 टॉपिक है: प्रजनन, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन, प्रजनन और आधुनिक तकनीक, लैंगिक स्वास्थ्य, जनसंख्या विस्फोट, जिसे कि इस साल के लिए स्वयं अध्ययन के लिए रखा गया है, अर्थात इसे हटा दिया गया है, स्वयं अध्ययन के लिए है। तो इस साल गवर्नमेंट ने कोविड-19 के कारण कुछ पोर्शन को डिडक्शन में रखा है। तो क्या क्या कम किया गया है पोर्शन, वह हम पढ़ते समय आपको समझाते हुए चलेंगे। तो जैसे कि थोड़ा याद कीजिए, ये जो 4 क्वेश्चन है इसे इस साल के लिए हटा दिया गया है, अर्थात स्वयं अध्ययन करना है आपको। आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। वे जीवन प्रक्रियाएं अर्थात पोषण, श्वसन, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन, संवहन, संवेदनशीलता, वृद्धि आदि, ये जीवन प्रक्रिया है। प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या चरण है, क्या क्या होता है, उसके बारे में बताया गया है। प्रत्येक सजीव को जीवित रहने के लिए सभी जीवन क्रियाएं आवश्यक हैं। इन विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं जैसे ही एक और जीवन प्रक्रिया सजीवों में पाई जाती है, वह है प्रजनन। तो ये जो चैप्टर है, इसके अंतर्गत जो मुख्य है घटक, वह प्रजनन संबंधी ही बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन प्रजनन इस सजीव के जीवित रहने के लिए उपयोगी नहीं होता है। मतलब यह जो जीवन प्रक्रियाएं हैं ऊपर हमने जो बताया, वो जीवन के लिए अत्यावश्यक होती हैं। किसी भी सजीव के जीवित रहने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। लेकिन यह सजीवों में एक ऐसी जीवन प्रक्रिया पाई जाती है, प्रजनन, जो कि जीवित रहने के लिए इसका उपयोग नहीं होता। तो किस लिए उपयोग होता है? तो उपयोग होता है वह सजीव जिस प्रजाति का है, उस प्रजाति को जीवित रहने के लिए सहायता करता है। प्रजनन का इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। प्रजनन वह प्रक्रिया है, सजीवों में वह प्रक्रिया होती है जिसके कारण वह अपनी ही जाति को आगे बरकरार रखता है, अपने ही जैसे वह नवीन बच्चों को जन्म देता है। ठीक है, तो वह है प्रजनन। निरीक्षण कीजिए, यह आकृति आपके सामने है। 7 की आकृतियों का निरीक्षण कीजिए। इस आधार पर कौन सी जीवन प्रक्रिया तुम्हारे ध्यान में आई। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ब, क और ड, ये जो है 4 प्रक्रियाएं दी गई हैं। इसमें आप देखिए किस प्रकार की, यहाँ पे आप देख रहे हैं सब प्रजनन की ही प्रक्रिया है, लेकिन किस किस प्रकार की है उसके बारे में हम समझते हैं। पहला, आकृति अ में शाकीय प्रजनन दिखाया गया है। इसे क्या कहेंगे? शाकीय प्रजनन कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? शाकीय प्रजनन। यह शाकीय प्रजनन है। क्यों है शाकीय प्रजनन? क्योंकि एक पौधे की शाखा का रोपण किया गया है, ठीक है, उसके कारण नया मूलांकुर निकलकर एक नया पौधा उग आया है। ठीक है। ब में आप देख रहे हो क्या कर रही है, मुर्गी जो है वह अंडा दे रही है। ठीक है। क में क्या हो रहा है कि एक बीज अंकुरित हो रहा है, बीज से तना, जड़ निकली हुई दिखाई दे रही है। और ड में समसूत्री विभाजन जैसा कोशिका विभाजन दर्शाया गया है। यहाँ पे क्या है? कोशिका का विभाजन हो रहा है। किसका विभाजन हो रहा है? कोशिका का विभाजन हो रहा है। तो यह शाकीय प्रजनन है। यहाँ पर मुर्गी अंडा दे रही है, यहाँ पर बीज से जड़ और तना निकला हुआ है, और यहाँ पर एक कोशिका से 2 में विभाजन हो रहा है। तो यह समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिका विभाजन को दर्शाया गया है। तो ये जो चारों के चारों आकृतियाँ थी, कहीं ना कहीं किससे संबंधित थी? प्रजनन से संबंधित आकृतियाँ थी। आगे बढ़ते हैं। बताइए तो प्रजनन के बारे में आगे की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए तो प्रजाति का अस्तित्व बने रहना क्या है?
मतलब किसी भी प्रजाति का अस्तित्व बने रहने से क्या तात्पर्य है? तो उसका मतलब यह है कि प्रजाति के सजीव प्रजनन द्वारा अपने ही समान संतान को जन्म देकर अपनी प्रजाति के सजीव की वंश परंपरा को सुरक्षित करते हैं। इस प्रकार एक ही प्रजाति के सजीव प्रजनन द्वारा अपने समान सजीव उत्पन्न कर अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो प्रजाति का अस्तित्व बने रहना यही है कि अपने ही समान नए सजीवों का निर्माण करना, ताकि कि जो उनका अस्तित्व है, वो जो उनका है प्रजाति, वह लगातार चलती रहे। दूसरा है, एक सजीव से बना उसी प्रजाति का दूसरा सजीव क्या जन्म की दृष्टि से बिल्कुल पहले जैसा ही होता है? तो यह इसका जवाब नहीं होगा। नहीं, एक सजीव से उत्पन्न हुआ उसी प्रजाति का दूसरा सजीव जन्मकीय दृष्टि से बिल्कुल पहले सजीव जैसा नहीं होगा। ठीक है। समसूत्री कोशिका विभाजन में समजात गुणसूत्रों में आदान प्रदान विनिमय होता है, उनमें जनकों में पुनर्संयोग होता है। इस कारण उत्पन्न हुआ नया सजीव अपने मूल सजीव से भिन्न होता है। फिर भी यदि प्रजनन अलैंगिक होता है तो उत्पन्न होने वाला नया सजीव अपने पालक सजीव के ठीक समान होता है। तो यहाँ पर एक तरह से प्रजनन की दो विधियाँ हैं, लैंगिक और अलैंगिक, जिसे कि हम आगे पढ़ेंगे। उसके अगर बात करेंगे तो लैंगिक प्रजनन से जो होता है, जो नया सजीव जन्म लेता है, वह दृष्टि से समान नहीं होता, परंतु अलैंगिक से जो प्रजनन से जो सजीव उत्पन्न होता है वह अपने पालक के समान दिखाई देता है। तो एक ही अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रजाति के दो सजीवों में पूर्ण रूप से समानता होना या न होना किस बात पर निर्भर करता है? तो प्रजनन का एक प्रकार लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन, आदान प्रदान विनिमय का प्रकार, जनुकीय पुनर्संयोग की सीमा इत्यादि प्रक्रियाएं पालक सजीव और उनके संतान में होने वाली समानता को निश्चित करती है। जनुकीय पुनर्संयोग की निर्भरता के कारण एक ही जाति के दो सजीवों में निश्चित समानताएं नहीं दिखाई देती हैं। फिर भी जुड़वा एक युग्मज में एक निश्चित समानता होती है। अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न सजीवों में भी समानता नजर आती है। चौथा क्वेश्चन है, एक सजीव से उसी प्रजाति का नया सजीव बनना और कोशिका विभाजन होना, इन दोनों में क्या संबंध है? तो इसकी बात करेंगे तो प्रजनन की प्रक्रिया में गुणसूत्रों का विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के कारण युग्मक बनते हैं। ठीक है, युग्मक बनते हैं, युग्मक के संयोग से नए सजीव का निर्माण होता है। लैंगिक प्रजनन में उपयुक्त सभी प्रक्रियाएं कोशिका विभाजन के कारण ही होती है। अलैंगिक प्रजनन में कोशिका विभाजन होता है, नए सजीव के शरीर में होने वाली वृद्धि भी कोशिका विभाजन के कारण होती है। तो यह हम बता सकते हैं। तो यह जो चार था प्रश्न बताइए, तो इसके बारे में जवाब दिया है हमने। आगे हम बात करेंगे, एक सजीव से उसी प्रजाति का नया सजीव बनने की प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। एक सजीव से उसी प्रजाति का नया सजीव बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं, जिसकी परिभाषा हमने पहले भी देखा। यह उसकी परिभाषा हो गई प्रजनन की। प्रत्येक प्रजाति के उत्क्रांति के लिए जिम्मेदार घटकों में प्रजनन एक महत्वपूर्ण घटक होता है। उत्क्रांति मतलब एक से दूसरे पीढ़ी तक जाना है, तो उसके लिए जो सबसे जिम्मेदार घटक है वह प्रजनन होता है। सजीवों में प्रजनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। तो सबसे पहले हम लोग अलैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। युग्माणु का निर्माण किए बिना किसी प्रजाति के एक ही सजीव ने अपने समान नवजात सजीवों के निर्माण के लिए अपनाई हुई प्रक्रिया को अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। यह परिभाषा हुई अलैंगिक प्रजनन की। यहाँ पे क्या है? युग्माणु का निर्माण नहीं होता है। युग्माणु का निर्माण किए बिना किसी प्रजाति के एक ही सजीव ने अपने समान नवजात सजीव निर्माण के लिए अपनाई हुई प्रक्रिया को अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। दो भिन्न कोशिकाओं के संयोग के बिना यह प्रजनन होता है। ये अलैंगिक प्रजनन के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर दो भिन्न कोशिकाएं के संयोग के बिना ही यह प्रजनन होता है, इसलिए नवजात सजीव बिल्कुल मूल सजीव के जैसा ही दिखाई देता है। इस प्रजनन में एक जनक से नए सजीव का निर्माण गुणसूत्री विभाजन द्वारा होता है। ठीक है, जनक विचरण का अभाव यह अलैंगिक प्रजनन की हानि है, लेकिन तीव्र गति से होने वाला प्रजनन इस पद्धति का लाभ है।
तो अलैंगिक प्रजनन का लाभ और अगर हानि की बात करेंगे तो जनकी विचरण का अभाव है, ये हानि दिखाता है, परंतु तीव्र गति से होने वाला यह प्रजनन है, यह इसका लाभ है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिकाएं जो होती हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होती हैं। तो सबसे पहला एक कोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। पहला है द्विविभाजन। द्विविभाजन, इसके लिए यहाँ पर कुछ डायग्राम भी है, देख सकते हैं। अमीबा का है, नीचे पैरामीशियम है, उसके बाद यूग्लिना का आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं विधि। कई दिनों से जमा हुए पानी और जलीय कुछ वनस्पतियों से समृद्ध किसी तालाब से पानी को शंक्वाकार पात्र में ले लीजिए, उसमें थोड़े गेहूं के दाने और कुछ जलीय वनस्पति डालिए। 3-4 दिनों बाद वनस्पति तथा गेहूं के दानों का विघटन होने दीजिए। चौथे दिन प्रातः के समय यह स्वच्छ कांच पट्टी लेकर शंक्वाकार फ्लास्क के पानी की बूंद लीजिए, उस पर आच्छाद कांच रखकर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण कीजिए। मतलब यह एक प्रयोग है। प्रयोग इसमें यह जो प्रयोग करके बताया गया है, यह प्रयोग किसके बारे में है? पैरामीशियम। हाँ, आपको बहुत से पैरामीशियम द्विविभाजन करते हुए दिखाई देंगे। यह जो प्रयोग है उसमें आपको पैरामीशियम का द्विविभाजन देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या होता है। आदि केंद्र की सजीव, जीवाणु, आदिजीव, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि दृश्य केंद्र की कोशिका में स्थित तंतु कणिका और हरित लवक, यह कोशिका अंगक द्विविभाजन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन करते हैं। इस पद्धति में जनक कोशिकाएं बनती हैं। यह विभाजन समसूत्री या असमसूत्री होता है। यह जो विभाजन है समसूत्री है या असमसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अलग अलग आदि जीवियों में विभाजन का अक्ष भी भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करेंगे तो अमीबा का कोई विशिष्ट आकार न होने से किसी भी अक्ष से विभाजन होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, ये है अमीबा, यहाँ पर कोई अक्ष नहीं है तो कैसा भी किसी भी प्रकार से यहाँ पर विभाजन होता है, इसलिए साधारण द्विविभाजन कहते हैं। पैरामीशियम में क्षैतिज द्विविभाजन होता है। यह पैरामीशियम का है डायग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्षैतिज है, यहाँ बीचों बीच यहाँ पे कट हो रहा है, तो ये क्षैतिज द्विविभाजन है। जबकि यूग्लिना की अगर बात करेंगे तो यूग्लिना में डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर खड़े खड़े ऊर्ध्वाधर यह विभाजन है। खड़े खड़े देखिए 2 यूग्लिना का है, तो इसे ऊर्ध्वाधर द्विविभाजन कहते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार का बताया गया। अमीबा में कोई अक्ष नहीं होने के कारण उसका साधारण द्विविभाजन होता है। ठीक है, उसका साधारण द्विविभाजन होता है। पैरामीशियम में क्षैतिज द्विविभाजन होता है, यहाँ पर कट होगा जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ से ऐसे है। जबकि पैरामीशियम में जो होता है क्षैतिज होता है। पैरामीशियम में कैसा होता है? क्षैतिज, जो कि खड़े खड़े होता है विभाजन। सामान्यतः सजीवों में द्विविभाजन अनुकूल परिस्थिति में अर्थात पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो तभी होता है। तो विभाजन जो होता है, द्विविभाजन जब होता है वो अनुकूल परिस्थिति में होता है। परिस्थिति जो है अनुकूल मतलब क्या है? पर्याप्त भोजन उपलब्ध होना, यह सबसे बड़ा इसका है विभाजन का कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कोशिकीय में बहुविभाजन जो होता है वह कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं। बहुविभाजन, अमीबा और उसके समान एक कोशिकीय आदिजीवी प्रतिकूल परिस्थिति में बहुविभाजन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन करते हैं। ठीक है, अमीबा और उसमें समान एक कोशिकीय आदिजीवी प्रतिकूल, हाँ, ऊपर जो था वह अनुकूल परिस्थिति थी, ये है प्रतिकूल परिस्थिति। बहुविभाजन होता है प्रतिकूल परिस्थिति में होता है, मतलब विपरीत परिस्थिति में होता है। पद्धति से अलैंगिक प्रजनन करते हैं जिस समय अपर्याप्त भोजन या प्रतिकूल परिस्थिति का निर्माण होता है, अन्य प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति का निर्माण होता है, तब अमीबा कूटपाद तैयार नहीं करता और अपनी हलचल को रोक देता है।
वह रोक कर क्या हो जाएगा, वो गोलाकार हो जाता है। जैसे कि इसकी रचना है, यहाँ पर देखिए ये जो रचना थी वह कैसे ऊपर नीचे कैसे भी थी, लेकिन बाद में जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो वह सीधा गोलाकार हो जाता है। ठीक है, कोशिका पटल में के चारों ओर एक कठोर संरक्षक आवरण तैयार करता है। ठीक है, इस आवरण युक्त कठोर संरक्षक को क्या कहते हैं, पुटी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुटी। पहले पुटी के अंदर सिर्फ केंद्रक का कई बार समसूत्री विभाजन होकर अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है। मतलब सबसे पहले क्या, समसूत्री विभाजन होगा किसका, केंद्रक का, तो बहुत सारे केंद्रक का निर्माण होगा। उसके पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, अनेक छोटे छोटे अमीबा तैयार होते हैं। जब तक प्रतिकूल परिस्थिति है तब तक वह पुटी में ही रहते हैं। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति होती है पुटी का आवरण फट जाता है और उसमें से कई शिशु अमीबा मुक्त हो जाते हैं। तो यह जो था डिस्क्रिप्शन, जो इसकी व्याख्या थी, उसके संबंधी डायग्राम हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यह देखिए यह डायग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह अमीबा है, जनक अमीबा है। यहाँ पर देखिए गोलाकार है, फिर यहाँ पर इकट्ठा होकर कठोर आवरण तैयार होता है। फिर उसके बाद कठोर आवरण तैयार होने के बाद अंदर जो ये केंद्रक है, केंद्रक का क्या होता है, विभाजन होता है, कई बार विभाजन होता है। फिर केंद्रक का विभाजन होने के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। और जब प्रतिकूल तब तक वहीं रहते हैं। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है तब ये जो पुटी होती है वो फट जाती है और कई सारे नए अमीबा जो होते हैं वह बाहर की तरफ निकलकर अपना स्वयं स्वतंत्र जीवन यापन शुरू कर देते हैं। ठीक है, आगे थोड़ा सोचिए, क्या विभाजन या अलैंगिक प्रजनन के बाद जनक कोशिका का अस्तित्व बना रहता है? तो जो जनक कोशिका है क्या उसका अस्तित्व बना रहता है? इसका क्या होगा जवाब, विभाजन या अलैंगिक प्रजनन पद्धति में जनक कोशिका का विभाजन होते रहता है। जनक कोशिका के केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इस कारण से जनक कोशिका का अस्तित्व नहीं रह पाता, परंतु यही जनक कोशिका विभाजन होने के पश्चात एक नए कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। इसका भी जवाब एक तरह से यही चीज़ है। देख सकते हैं यहाँ पे यह जनक कोशिका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका विभाजन होने के बाद तो यह जो मूल है वह तो नहीं बचा रहता, लेकिन इसी के समान कई सारे अमीबा का निर्माण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है मुकुलन। अगला है मुकुलन। मुकुलन बाजार में यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम दिया है, जनक कीड़व कोशिका, उभार, नया मुकुल, नवजात कीड़व। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं विधि। बाजार से एक्टिव ड्राई ईस्ट पाउडर लाइए, एक बीकर में 50 ml गुनगुना पानी ले, उनमें 5 ग्राम ड्राई ईस्ट पाउडर और 10 ग्राम शक्कर मिलाकर उस मिश्रण को पूरी तरह से मिला लें। 1 घंटे तक उस मिश्रण को किसी शुष्क जगह पर रखकर बाद में उसमें 1 बूंद स्वच्छ कांच पट्टी पर लीजिए, उस पर एक आच्छादन कांच रखकर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा निरीक्षण कीजिए। तो क्या दिखाई देता है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। देखिए, आपको कीड़व कोशिका मुकुलन करती हुई दिखाई देगी, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंतर्गत। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक नया उभार आ रहा है, उभार के बाद केंद्रक अलग होकर 2 केंद्रक में विभाजन हो गया, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन हो गया। इस प्रकार से कीड़व, नवजात कीड़व का निर्माण होता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आपको कीड़व कोशिका मुकुलन करती हुई दिखाई देगी, अर्थात अनेक कीड़व कोशिका को एक छोटा उभार दिखाई देगा। मुकुलन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन होता है, या मुकुलन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन होता है। कीड़व कोशिका मुकुलन पद्धति से प्रजनन करने के लिए समसूत्री विभाजन द्वारा, कौन सा, समसूत्री विभाजन द्वारा 2 नवजात केंद्रकों का निर्माण करती है। इन कोशिका को जनक कोशिका कहते हैं। ये देखिए डायग्राम में 2 केंद्र का निर्माण हो गया है, तो यह जनक कोशिका कहलाएगी। इन जनक कोशिका को एक छोटा सा उभार हो आता है। यह उभार अर्थात मुकुल होता है। 2 नवजात केंद्रकों में से एक केंद्रक मुकुल में प्रवेश करता है। मुकुल की पर्याप्त वृद्धि होने के बाद यह जनक कोशिका से अलग हो जाता है और स्वतंत्र नवजात कीड़व कोशिका के रूप में बढ़ने लगता है।
तो आप देख सकते हैं जैसा कि ये डायग्राम है, यहाँ पे जनक कोशिका है, बाद में यहाँ से उभार का निर्माण हुआ, धीरे धीरे उभार बढ़ा, फिर केंद्रक का विभाजन हुआ, केंद्रक अलग हुए, बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है और नवजात किण्व का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यह था एक कोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ। ठीक है, अब बहुकोशिकीय सजीव में अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला है वह है खंडी भवन। खंडी भवन में क्या होता है उसके बारे में देखिए। यह अलैंगिक प्रजनन की पद्धति बहुकोशिकीय सजीव में पाई जाती है। इस पद्धति में जनक सजीव के शरीर का अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजन होकर प्रत्येक नया खंड नवजात सजीव के रूप में जीवन जीने लगता है। इसमें शैवाल, स्पायरोगैरा, साइकॉन जैसे स्पंज प्रकार के सजीव इस पद्धति से प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन की यह पद्धति है जिसके अंतर्गत बहुकोशिका जो होते हैं उनकी जो शरीर होती है, बहुकोशिकीय सजीवों की जो शरीर होता है वह अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक खंड एक नया प्रत्येक खंड से एक नया सजीव उत्पन्न होता है। उसके बाद ये जो दूसरा वाला पैराग्राफ है वह इस साल के लिए हटा दिया गया है। इसके बाद दूसरा जो है वह है पुनर्जनन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पुनर्जनन है। प्लेनेरिया नामक यह सजीव है। यहाँ पर देखिए ये पूरा सजीव है, बाद में ये देखिए दो भाग कट हो गया है, तो इससे एक नया प्लेनेरिया तैयार हुआ, ये वाले हिस्से से एक नया और बीच वाले हिस्से से एक नया प्लेनेरिया। मतलब कहने का मतलब है कि इसका क्या हो रहा है, पुनर्जनन हो रहा है। मतलब जितना इसे कट करेंगे उतना ही नया सजीव आते रहेगा। लेकिन पुनर्जनन होने की यह जो पद्धति है यह कुछ विशिष्ट पद्धति में ही यह शरीर से मतलब एक दूसरे से अलग हो जाता है, मतलब खंडित होना चाहिए। देखिए आपको पता होगा कि प्रतिकूल परिस्थिति में छिपकली अपने पूंछ को काट देती है। आपने देखा होगा जब भी छिपकली को हम मारने के लिए या कोई भी है दौड़ा रहे हैं तो बस वो ध्यान भटकाने के लिए वो अपना पूंछ गिरा देती है और पूंछ जो होती है वो तड़पने लगती है, तो उससे हमारा ध्यान भटक जाता है और छिपकली वहाँ से भाग जाती है। तो कुछ समय के बाद कटा हुआ पूंछ का हिस्सा पुनर्जननित किया जाता है। यह मर्यादित पुनर्जनन की पद्धति के अंतर्गत आता है। लेकिन यह प्लेनेरिया यह एक ऐसा है जैसे कुछ प्राणी विशिष्ट परिस्थिति में स्वयं के शरीर के दो टुकड़े करते हैं और प्रत्येक टुकड़े से शरीर का बचा हुआ हिस्सा नए से बनाकर दो नवजात प्राणी निर्माण करते हैं। इस क्रिया को हम पुनर्जनन कहते हैं। जैसे आप ये डायग्राम देखिए, ऊपर का यह मुंह का हिस्सा गया, यहाँ नीचे का हिस्सा गया और इससे दो नए प्लेनेरिया तैयार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे मुकुलन देखिए, हाइड्रा यह जो है डायग्राम आप देख सकते हैं, यह हाइड्रा वनस्पति है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक उभार का निर्माण हो रहा है। ये वाले डायग्राम में इसे मुकुल कहा गया है। मुकुल का निर्माण हुआ, बाद में यह अपने ही ये जनक से लगातार अपना भोजन ग्रहण करता है और अपनी वृद्धि करता है, और जैसे ही वह अपने भोजन करने लायक होगा मतलब वह अपना स्वतंत्र जीवन व्यापन करने लगता है। तो इसी के बारे में है, देखिए हाइड्रा की पूर्ण वृद्धि होने पर तथा पूर्ण पोषण मिलने पर उसके शरीर की भित्ति पर विशेष स्थान पर पुनर्जनन कोशिका के कोश विभाजन से एक उभार तैयार होता है। इस उभार को मुकुल कहते हैं। समय के अनुसार मुकुल की वृद्धि होती रहती है और उसका रूपांतरण छोटे हाइड्रा में होता है। नवजात हाइड्रा का शरीर स्तर एवं पाचन गुहा यह जनक हाइड्रा के शरीर स्तर और पाचन गुहा से जुड़ा रहता है। नवजात हाइड्रा का पोषण जनक हाइड्रा द्वारा होता है। जब नवजात हाइड्रा की वृद्धि इतनी हो जाती है कि वह स्वयं का अस्तित्व बनाने में समर्थ हो जाता है तो वह जनक हाइड्रा से अलग हो जाता है और एक स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है। कि जैसा कि यहाँ डायग्राम में आपको हमने समझाया है, यह जो उभार है इसी उभार को हम मुकुल कहते हैं। बाद में इसकी वृद्धि होती है जो कि रूपांतरित होता है छोटे हाइड्रा में, और जनक हाइड्रा के द्वारा इसके शरीर की पूर्ण वृद्धि होती रहती है। हाँ, और जब यह नवजात हाइड्रा इतना बड़ा हो जाता है कि वह स्वयं का अस्तित्व जीवन व्यापन कर सके तब वह जनक हाइड्रा से अलग हो जाता है। आगे चलते हैं, शाकीय प्रजनन। हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह।
देख सकते हैं शाकीय प्रजनन। यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाया गया है, जैसे कि शकरकंद है, हाँ, घातपर्णीय वनस्पति का है, और यहाँ पर आलू का है प्रजनन की। तो शाकीय प्रजनन क्या होता है उसके बारे में इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। वनस्पतियों में जड़, तना और पत्तियाँ एवं मुकुल, ये शाकीय है, ध्यान देना। जड़, तना, पत्ती और मुकुल, ये 4 भाग हैं जिसके, हाँ, जैसे शाकीय अवयवों द्वारा होने वाले प्रजनन को हम शाकीय प्रजनन कहते हैं। यह हो गई परिभाषा। आलू में सल्क पत्रों के कक्ष में पाई जाने वाली कलिकाओं में, आलू है, आलू में ये जो ऐसे होते हैं, यह जो है ये इसके अंदर सल्क पत्र कहते हैं, कच्छ है, कलिकाएं आती है। घातपर्ण वनस्पति के ये पत्ती है, पत्ती के किनारों में खांचे बने होते हैं, वहाँ से यह कलिकाओं का निर्माण होकर शाकीय प्रजनन होता है। जबकि गन्ना, घास, इन जैसे वनस्पतियों में गांठों पर पाए जाने वाले मुकुलों की सहायता से शाकीय प्रजनन होता है। जबकि गाजर, मूली, शकरकंद जैसी वनस्पतियों में जड़ों की सहायता से शाकीय प्रजनन होता है। तो यहाँ पे प्रजनन और विभिन्न प्रकार के बताया गया है। वो शाकीय प्रजनन किससे होता है? जड़, तना, पत्ती और मुकुल से होता है। आलू में सल्क पत्रों के कक्ष से होता है। घातपर्ण वनस्पति में पत्ती के किनारों पर पाए जाने वाले खांचों से होता है। गन्ना, घास में वनस्पति की गांठों द्वारा होता है। गाजर, मूली, शकरकंद में जड़ों के माध्यम से शाकीय प्रजनन होता है। एक महत्वपूर्ण है यह, ठीक है। तो इसी के साथ यह जो था आपका प्रजनन संबंधी अलैंगिक प्रजनन तो जो था वह पूर्ण होता है। अलैंगिक प्रजनन एक कोशीय और बहुकोशीय में अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है उसके बारे में बताया गया। यहाँ पर बीजाणुओं का निर्माण है। बीजाणुओं का निर्माण का यह जो है टॉपिक वह इस साल के लिए हटा दिया गया है। तो ये स्वयं अध्ययन के लिए आप पढ़ लीजिएगा कि कैसे होता है बीजाणुओं का ये निर्माण है। अगर आप देखेंगे तो यह चीज़ें दिखाई देंगी। बीजाणु का निर्माण कैसे होता है इस साल के लिए यह टॉपिक हटा दिया गया है। तो पढ़ना है तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पर डबल रोटी की बात की गई है, हाँ, डबल रोटी जो ब्रेड का टुकड़ा होता है उसी की बात की गई है। उसे अगर आप भिगा कर रख देंगे तो उसमें 2 दिन में देखोगे हरे रंग का फफूंद निकल आता है, वो कवक है एक्चुअली। तो क्या है वो है, तो यहाँ पे म्यूकर जैसे कवकों की शारीरिक रचना तंतुमय होती है, जिसे कि बीजाणुधानी कहते हैं। इनके बीजाणुधानी में बीजाणुओं का निर्माण होकर वह फूट जाता है। ये बीजाणुधानी है, यहाँ पर बीजाणु का निर्माण होगा। उचित परिस्थिति में फूट जाते हैं। बीजाणु बाहर निकलकर बीजाणु उचित तापमान, आर्द्रता मिलने पर अंकुरित होते हैं और नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो फिलहाल इस वाले पार्ट में हमने क्या क्या देखा एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा प्रजनन के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला अलैंगिक प्रजनन, पहले प्रजनन के बारे में देखा, फिर अलैंगिक प्रजनन के बारे में देखा। अलैंगिक प्रजनन 2 प्रकार, मतलब एक कोश के सजीवों में अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है उसका देखा, जिसके अंतर्गत द्विविभाजन और बहुविभाजन, द्विविभाजन और बहुविभाजन के बारे में देखा। इसके बाद आगे बढ़े दूसरे वाले में गए, हाँ, एक विभाजन, द्विविभाजन और मुकुलन के बारे में देखा। उसके बाद बहुकोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन, जिसमें हमने खंडी भवन, पुनर्जनन, मुकुलन, शाकीय प्रजनन के बारे में देखा। 5वां जो था बीजाणु का निर्माण, वह इस साल के लिए हटा दिया गया है। अब आगे लैंगिक प्रजनन कैसे होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।